Morning children, today we'll study class 10 geography, chapter 4 agriculture. Topic is technological and institutional reforms. Technical and institutional reforms. Needs of technological and institutional reforms. Agriculture has been practiced in India for thousands of the years. Sustained use of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. In spite of development of source of irrigations, most of the farmers in large parts of the country still depends upon the monsoon rainfall. Farming still depends upon the natural fertility. To fulfill the food requirement of such a large population, we need serious technical and institutional reforms. इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री. आपको पता है यहाँ पे सभी लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और हज़ारों साल से यहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर खेती की जाती है. लेकिन इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी में टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं किया गया, कोई चेंजेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारी लैंड की कैपेबिलिटी जो है वो क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी. और इसका इम्पेक्ट ये हो रहा था कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या हो रहा था, स्लो हो गया था. हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्लो हो गया था. हमारे यहाँ इरिगेशन के जो सोर्स हैं वो तो इम्प्रूव हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा था, हमारे यहाँ 40% पॉपुलेशन जो है वो क्या है मॉनसून पर ही डिपेंड करती थी इरिगेशन के लिए. बहुत से पार्ट में जो है नेचुरल फर्टिलिटी का ही यूज़ किया जाता था. और इसके साथ हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है. और फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर में कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस होने लगी हमें. तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से रिफॉर्म्स या चेंजेस किए जिससे क्या है इंडिया जो है एग्रीकल्चर में डेवलप कर सके, वहाँ उस एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो सके. आज हम इसी रिफॉर्म्स के बारे में बातें करेंगे. जैसे है फर्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, देन है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे. टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स रेफर्स टू द चेंज मेड इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स मीन्स जब हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जब हम पुरानी टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, देन वी कैन से दैट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. फर्स्ट पॉइंट है आपका लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वी आर इंट्रोड्यूस. आज हम खेती करने के लिए पहले जो हम प्रिमिटिव वे यूज़ किया करते थे, आज हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं. जैसे पहले हम पार्शियल व्हील यूज़ किया करते थे, आज हम वाटर पंप यूज़ करते हैं. पहले हम बुलक कार्ट यूज़ किया करते थे, आज हम ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं. पहले हम वुडन प्लो का यूज़ करते थे और आज हम थ्रेशर, अब सभी काम सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग का काम सब हम क्या है मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ करते हैं. और सेकंड पॉइंट है हमारा मेथड्स ऑफ इरिगेशंस वेयर इन मॉडर्नाइज. हमारा जो मेथड्स ऑफ इरिगेशंस है उससे भी हमने क्या किया, मॉडर्नाइज कर लिया है. फर्स्ट वे हम ट्यूबवेल से इरिगेशन कर रहे हैं. सेकंड कैनाल इरिगेशन हम यूज़ करते हैं. हम स्प्रिंकल इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं. स्प्रिंकल इरिगेशन का सबसे फ़ायदा यही है कि इसमें क्या है, वाटर वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है और आप बोल सकते हैं कि कवर लार्ज एरिया. ओके, लार्ज एरिया को भी ये कवर करता है. देखिए आपने देखा भी होगा, आप है ना, आप लोग के घरों में भी, आप लोग के खेतों में भी आप लोग होगा जिसके घर में खेत है ना. ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, देखिए इसमें जो स्मॉल लैंड है, स्मॉल में क्या होता है, इसमें पाइप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे. तो इसमें क्या किया जाता है, पूरे लैंड में स्मॉल पाइप का जाल बिछा दिया जाता है और उन पाइप में क्या किया जाता है, उसमें पाइप्स में क्या रहता है, होल रहता है वो, और पानी ड्रॉप करके वहाँ से निकलता है. ओके, और पानी धीरे धीरे पूरे लैंड को क्या करता है, वो वेट कर देता है, गीला करते जाता है. इससे क्या होता है, सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है और इसकी वजह से क्या है, फिर सॉइल इरोजन भी नहीं होता है. और इसमें भी क्या होता है, पानी
का वेस्टेज नहीं होता है और कम पानी लगता है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में। थर्ड पॉइंट हमारा है, हम HOYV हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं हम कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइड टू द फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो प्रोडक्शन है, खेती है, जो अच्छी से हो सके। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? इसके साथ हमने वाटर ये सब तो यूज़ कर रहे थे, अब हमारा क्या है, एक पॉइंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद चलिए इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ द पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रेवोल्यूशंस ऑपरेशन फ्लड वेयर some of the strategies initiated to improve the Indian agriculture. Green Revolution has promoted a intensive agriculture, more crops on the small land, and in extensive agriculture, more land under agriculture. 6 point है आपका, Green Revolution has increased the crop production remarkably, which result India become the food secure. It also have some negative impacts as it polluted the soil by the excessive use of chemical fertilizers and insecticides. Okay, let me explain you. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में जो सबसे पहले गवर्नमेंट बनी उसने क्या किया, इंडिया को फूड सिक्योर बनाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन कराया। ग्रीन रेवोल्यूशन में पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन हुई। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे इंटेंसिव, वाइट रेवोल्यूशन मीन्स मिल्क, ओके, मिल्क रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, दूध के लिए, है ना, वाइट रेवोल्यूशन मीन्स की वजह से इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया। आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता क्या है, इसमें क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड में मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, क्लियर। इसे हम कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक बड़े से लैंड एरिया में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है और उसे उस जो वहाँ से जो प्रोड्यूस निकलता है उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल भी किया जाता है। इसे आप कमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं, ओके, लाइक टी, रबर, बनाना, है ना, प्लांट, इसका हमने देखा था, ओके। अब इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का ये रिमार्केबल चीज़ तो ये हुआ कि इंडिया एक फूड सिक्योर कंट्री बन गया। सभी के पास क्या था, फूड मिलता था सभी इंसानों को। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया, वो ये कि जो फार्मर ने जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे थे, किसका, अपना केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स का जो वो एक्सेसिव यूज़ कर ले रहे थे, उसकी वजह से सॉइल जो थी वो क्या हो रही थी, सॉइल पॉल्यूटेड हो जा रही थी, ठीक है। तो ये कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ। नाउ अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। Comprehensive land development programs were initiated by the government, like Land Regulation Act, Land Selling Act, in which the consolidation of land holdings and abolition of zamindari system was done. Provisions for the crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease. Establishment of Grameen banks, cooperative societies and a bank for providing loan facilities to the farmers at the lower rates of interest. Kisan credit card, personal accident insurance schemes or some schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmer. The government also announced the minimum support price for the important crops to check the exploitations of farmer by middlemen. Okay, अब देखिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हम पढ़ते हैं।
इंडियन जो गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में को इंक्रीज़ करने के लिए, बोलिए डेवलप करने के लिए बहुत से कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जैसे कि लैंड रेगुलेशन एक्ट है, लैंड सेलिंग एक्ट है। इसमें इन बीच इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एंड एबॉलिश ज़मींदारी सिस्टम। इसमें क्या किया इन्होंने, लैंड को कंसोलिडेट किया और होल्डिंग और उसकी होल्डिंग को बढ़ाया, और क्या किया, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया इन्होंने। ठीक है। इंडिया में के इसमें हमने देखा कि इंडिया के कुछ गांव में क्या होता है कि कुछ ही गांव में कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, या आप कुछ आदमी बोलिए या ज़मींदार लोग बोलिए, उनके पास क्या होता था, आधे से ज़्यादा गांव की पूरी ज़मीन इन्हीं के पास होती थी, है ना, लैंड होती थी। या कई कई गांव के लैंड भी इनके पास कुछ लोगों के पास ही हुआ करते थे। कुछ कुछ गांव के लैंड, दूसरे गाँव के विलेजेस के भी लैंड इन्हीं के पास हुआ करते थे। गांव के लैंड अब इनके पास होते थे, और कई कई लैंड के, और ये बहुत सारी लैंड्स के क्या होते थे, अकेले मालिक हुआ करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रेगुलेशन एक्ट, बोलिए लैंड सेलिंग एक्ट के बाद इन ज़मींदारों से जो भी एक्स्ट्रा लैंड उनके पास था उसे ले लिया, और एक्स्ट्रा लैंड को लेने के बाद एक्स्ट्रा लैंड को ले लिया गया, और क्या किया गया, उसे स्मॉल फार्मर्स को बांट दिया गया। ओके। अब जिन गांव में, और इसके अलावा क्या किया, जिन गांव में लैंड के स्मॉल पैचेस में खेती होती की थी, है ना, जिन गांव में लैंड के छोटे छोटे टुकड़ों में खेती की जाती थी, स्मॉल पैचेस में खेती की जाती थी, अब उसको क्या किया, लैंड को कंसोलिडेट किया गया, मतलब इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद उसे बिग लैंड में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इकट्ठा करके छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड को इकट्ठा करके उसे बिग लैंड में कन्वर्ट किया गया, और बिग लैंड पर अब मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज़ करके खेती या आप बोल सकते हैं फार्मिंग की जा रही थी। ठीक है। अब गवर्नमेंट के लैंड रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसमें लैंड रखने की एक लिमिटेशन बना दी उन्होंने क्या किया, रेगुलेशन एक्ट में लैंड रखने की एक लिमिटेशन बना दी, जैसे कि आप एक आदमी के पास आप बोलिए 20 या 25 एकड़ से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और क्या क्या एक्स्ट्रा जो भी रखेगा, एक्स्ट्रा नहीं रखेगा, और है जिसके पास, तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा लैंड को वापस लेकर जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अलावा कुछ विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर क्या हुआ, स्मॉल लैंड पर फार्मिंग की जाती थी, और स्मॉल होल्डिंग होने की वजह से वहाँ पर क्या था कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स को वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ पर लैंड सेलिंग एक्ट निकाला गया। तो वहाँ पे क्या निकाला गया, लैंड सेलिंग एक्ट निकाला गया, जिसके थ्रू आसपास के स्मॉल लैंड को जॉइंट करके, ठीक है, एक बिग फार्म में कन्वर्ट किया गया, और बिग फार्म में मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया गया। क्लियर। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली। यदि कोई सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है, साइक्लोन आ गया, कुछ आग लग गया कहीं किसी डिजीज़ की वजह से, तो यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ भी सरकार ने प्रोवाइड कराई। और अदर स्कीम जैसे कि किसान, आप बोल सकते हैं कि ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और और कुछ गांव में कैसे बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ किसको, फार्मर्स के लिए, ताकि वो लोअर रेट में ये सारे बैंक उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करा सके। और आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में चालू कराया गया, और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने लागू की। आर द सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर। ओके। इसके साथ गवर्नमेंट ने हमारे एक स्कीम और लागू की, जिसमें क्या है, सोइंग के समय में ही, है ना, और सरकार क्या करती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स MSPS जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिक्लेयर कर देती है। क्या कर देती है, सोइंग के टाइम में ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस को
को डिक्लेयर कर देती है, जिसकी वजह से अब जो मिडिल मैन होते हैं फार्मर को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रॉप के जो प्राइस है वो पहले से ही फिक्स रहते हैं। और किसकी वजह से, मैक्सिमम आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से क्रॉप के प्राइस तो क्या पहले से ही तय है। इस MSPS से कम में क्रॉप सेल नहीं कर सकते। अब कोई भी ये है कि अब किसानों को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है कि तुम इससे कम रेट में दो, क्योंकि उसका तो मिनिमम प्राइस पहले से फिक्स है, तो वो अब उससे कम रेट में तो उसको बेचना ही नहीं है ना, तो कोई कम रेट में सेल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ। और इसके अलावा फार्मर्स को क्रॉपिंग टेक्निक्स, मॉडर्न इनपुट्स, फर्टिलाइज़र्स, केमिकल और HYV सीड्स जैसी की जानकारी या इन्फॉर्मेशन बोलिए प्रोवाइड कराने के लिए आज रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर का भी यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो गांव-गांव विज़िट करते हैं, गांव-गांव जाते हैं और फार्मर्स को कलेक्ट करके उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही एक और है, आपके बुक में भी दिया है, भूदान एंड ग्रामदान। इसका क्या मतलब है, देखिए इसमें विनोबा भावे जो थी, अब मैं एक बार पढ़ देती हूँ आपको। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे हैज़ स्पिरिचुअल हायर. He also participated in the Satyagraha as one of the foremost Satyagrahis. He supported Gandhiji's concept of Gram Swaraj. After Gandhiji's sorry, 1 minute, wait. Okay. Gandhiji martyrdom. Vinoba Bhave undertook Padyatra to spread his message throughout the country. Once when he was at the Andhra Pradesh, some landless farmer demanded land for their economic well-being. He assured them to talk to the Indian government for the provisions of the land for them if they undertook cooperative farming. Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of the land to the 80 landless farmer. This was known as a Bhudan. Later he introduced his idea throughout India. Some Jamidas offered to distribute village among the landless. This was known as the Gram Dan. However, many landowners choose to provide some part of their land to the poor farmers due to their fear of the land selling act. Okay, यहाँ सी लिख दे बेटा, selling act होगा. Bhudan and Gramdan movement initiated by the Vinoba Bhave is also known as the bloodless revolutions. Okay, let me explain you. अब क्या विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था, क्या चीज़ था, एक भूदान और ग्रामदान किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था। वे गांधी जी के शिष्य थे और उन्होंने गांधी जी द्वारा स्टार्ट किए गए जो सत्याग्रह मूवमेंट में बहुत एक्टिव होकर पार्टिसिपेट किया था। वह महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज्य से भी बहुत के कॉन्सेप्ट से बहुत इंस्पायर थे। आफ्टर गांधी जी डेथ के बाद विनोबा भावे ने इंडिया के डिफरेंट गांव में जाकर पद यात्रा शुरू की। इस पदयात्रा के दौरान वो गए थे कहाँ, आंध्र प्रदेश के एक गांव में गए। वहाँ पर वो कुछ फार्मर्स को उन्होंने कलेक्ट किया और उनसे उनकी डिमांड सुन रहे थे। एक दिन एक फार्मर्स ने डिमांड की कि आप हमारे लिए क्या कीजिए, हमारे वेलबींग के लिए आप हमें कुछ लैंड दिलवा दीजिए। तो उन्होंने उसको एश्योर कराया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि श्योर मैं आपको क्या है एक लैंड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करूँगा और क्या है आप लोगों के लिए लैंड प्रोवाइड कराऊँगा। इसमें से उसी समय और आप उसमें क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं।
तो उसी में से एक व्यक्ति था श्री रामचंद्र रेड्डी। वो खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, अपनी 80 एकर्स ज़मीन जो थी उन्होंने 80 लैंडलेस लेबर फार्मर्स जो थे उनको दान कर दी। इसी को कहा जाता है भूदान, ज़मीन दान कर देना। ओके, भू मीन्स ज़मीन, तो ज़मीन दान कर दी उन्होंने। लेटर ये जो आइडिया था इन्होंने पूरे इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया इन्होंने फैलाया उसको। और कुछ ज़मींदारों ने भी क्या किया, ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट विलेज अमंग द लैंडलेस। और कुछ गांव ज़मींदारों ने क्या किया, गांव को ही दान किया लैंडलेस लोगों को। ओके, तो इसे क्या हुआ, ग्राम, पूरा विलेज ही दान पे कर रहा है, तो दैट इज़ अ ग्राम दान। ओके, हाउएवर मैनी लैंडलेस ओनर चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द, और उन्होंने, कुछ लोगों ने जिनके पास अच्छी खेती थी उन्होंने कुछ प्रोवाइड, कुछ अपने ज़मीन का हिस्सा कुछ पुअर लोगों को भी दिया, ड्यू टू, ताकि उनको कुछ फियर, इस डर से भी कि कहीं ड्यू टू फियर ऑफ लैंड सेलिंग एक्ट के दौरान फिर उन्होंने भी कुछ लोगों को अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उन्होंने दिया। बेटा यहाँ सेलिंग है, याद रखना, ठीक है। अब ये जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट है इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे, तो इसका एक और नाम है, दैट इज़ ब्लड सेल रेवोल्यूशन भी कहा, ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो ये था आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो अब कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से अपनी बुक में भी एक बार रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे से।